अ वेरी गुड नून टू एवरीबडी। आई एम ऋचा शर्मा, यू आर वॉचिंग परचम। आज है 24 तारीख यानी 24 जनवरी और हमें कवर करने हैं आज के करंट अफेयर्स। महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पौष चल रहा है, शुक्ल पक्ष है यानी चांद बढ़ता हुआ है और आज चतुर्दशी है। बहुत बड़ा चांद आज दिखेगा और कल हमारी पूनम आ जाने वाली है। चलिए, जो बच्चे वंडर कर रहे हैं कि मैम आज डेली से इतना लेट क्यों आए, तो लेट नहीं आया है। अब हमने टाइम रिवाइज कर दिया है। डेली अब दिन में 12 बजे आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, बिकॉज मैं करंट अफेयर ले रही हूं तो मेरे लिए यही टाइम सूटेबल है। कल हमने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे कल पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे में। और जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट से लाइव चैट में जुड़ जाइएगा, बिकॉज लाइव चैट में मैं आपको वहां पे मिलूंगी, सो दैट वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन इफ नीडेड, वरना आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन कल आपसे जाते जाते क्या किया गया था, इन विच हिमालयन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज ममानी फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। ममानी फूड फेस्टिवल जो है कौन से यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया गया? सो आंसर क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख के कारगिल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सभी ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए जी, अब पीडीएफ के बारे में बता देते हैं, बिकॉज आप जब पढ़ोगे तो कितने सारे नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाना फीजिबल नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप परचम टेलीग्राम चैनल पे जाइए या फिर परचम की ऐप पे चले जाइए। वहां पे आपको डेली सीए का फिर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश का हाथों हाथ मिल जाएगा और हिंदी का जो है बाय 3 o'clock इन द आफ्टरनून, 12 बजे सेशन आता है, 3 साढ़े 3 बजे तक आपको वो भी मिल जाएगा। जिन बच्चों को वीकली या मंथली मैगजीन्स चाहिए सीए की, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा parchamclasses.in पे। अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या तो 2024 सीए का, या फिर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बैंक ले लीजिए। ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आई विल बी शेयरिंग दी हेल्पलाइन नंबर, आप वहां पे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सो दैट इज वाई मैं स्टार्टिंग की बातें थोड़ी फटाफट बता रही। चलिए, सबसे बड़ी खबर जो आती है वो है कि बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी, कौन? कर्पूरी ठाकुर जी, इनको मिला है या मिलेगा, अनाउंस हो चुका है कि इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, तो वो किसको दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। ये सोशलिस्ट थे, समाज के लिए बहुत सारे काम किए, पॉलिटिशियन थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और इनको यह अवार्ड पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत दिया जाएगा। चलिए, अब हमें यही न्यूज अच्छे से एक बार देख लेनी है, सारे स्टैटिक पोर्शंस देख लेने हैं, बिकॉज एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। सो सोशलिस्ट आइकन एंड एक्स बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर अवॉर्डेड भारत रत्न। अवार्ड का मतलब होता है कि अनाउंस हो गया, नहीं मिलेगा तो अवॉर्डेड कहा जाता है। ठीक है, सो आज यानी 24 जनवरी 2024 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को 100 साल पूरे हो चुके, यानी सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी। आज कर्पूरी जी की 100th या सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी, और इसी के जस्ट एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट भी आ जाता है। और किसने किया अनाउंसमेंट? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो किसके रिकमेंडेशन पे भारत रत्न दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। पर फाइनली कौन अवार्ड करता है? प्रेसिडेंट अवार्ड करते हैं। ठीक है, चलिए बायोग्राफी देखते हैं। तो जन्म कब हुआ था कर्पूरी जी का? अभी हमने देखा 24 जनवरी को हुआ था। कब? 1924 में। और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बहुत एक मार्जिनल फार्मर फैमिली को बिलोंग करते थे, नाई कम्युनिटी से, बार्बर कम्युनिटी जिसे हम बोलते हैं। और पॉपुलरली इनको क्या कहा जाता था? इनको जननायक कहा जाता था। जननायक यानी पीपल्स लीडर। ये जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन पूरा चला, उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट का समय था 1942 का, तो फ्रीडम स्ट्रगल के चलते ये जेल भी जा चुके हैं। 2 बार सीएम की पोजीशन पे इन्होंने सर्व किया, हमने अभी बात की। तो कब कब किया, दोनों बात आपको ध्यान रखनी होगी। पहला जो इनका सीएम पद था वो 1970 दिसंबर से 1971 जून तक का रहा, तो रफली 6 महीने का रहा। तब ये भारतीय क्रांति दल से जुड़े हुए थे, ये पार्टी को बिलोंग करते थे। दूसरा जो इनका कार्यकाल था वो 1977 से अप्रैल 79 रहा एज सीएम, और तब ये जनता पार्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके काम के दौरान कुछ ऐसी मेजर इवेंट रहे जिसके कारण इनका कार्यकाल बहुत पॉपुलर हुआ, और एक तरह से जो रिजर्वेशंस बैकवर्ड क्लासेस में भी फर्दर डिवीजन करके रिजर्वेशन देने का जो पूरा काम चालू हुआ, वो बिहार से एक तरह से हम कह सकते हैं, और वही जाकर के इंडिया लेवल पे देखने को मिला मंडल कमीशन के दौरान। तो क्या है ये पूरा, थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब कर्पूरी ठाकुर जी सीएम थे, 1977 की बात है, उस समय एक कमीशन गठित की जाती है और एक कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है। रादर उस कमीशन का नाम क्या
है मुंगेरी लाल कमीशन। इस कमीशन का नाम ध्यान रखिएगा। मुंगेरी लाल कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1977 में, जब कर्पूरी ठाकुर जी सीएम थे। उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आती है कि भाई जो बिहार में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको फर्दर आप बांट दीजिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में और बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं सीएम, और क्या नतीजा निकलता है, ये रिजर्वेशन कर देते हैं बैकवर्ड क्लासेस का गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफ बिहार में 1978 में। 77 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन आई, कर्पूरी ठाकुर जी ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए बिहार की गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन चालू कर दिया 1978 में, और इसी से इंडिया लेवल पे भी डिमांड चालू हो गई। और नतीजा क्या निकलता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1990 में आती है। तो इंडिया लेवल पे जो हमें रिजर्वेशन की पूरी डिमांड वगैरह देखने को मिली, वो उसकी जड़ कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ी हुई थी और कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। और आज जब हम बिहार के कास्ट बेस्ड सर्वे की बात करते हैं तो उसके रूट्स भी यहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमें देखनी थी। अब क्योंकि भारत रत्न की बात आई है तो भारत रत्न के स्टैटिक पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। सो भारत रत्न, लाइक वी सेड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, नागरिक को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा उत्कृष्ट अवार्ड है। शुरुआत कब हुई, 1954 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, कोई भी एक्सेप्शनल, हाईएस्ट है तो एक्सेप्शनल चीज़ों के लिए दिया जाएगा, कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस हाईएस्ट ऑर्डर की अगर परफॉर्म की जाती है किसी भी फील्ड में तो ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है जी। अब पहले जब ये शुरू हुआ था तो सिर्फ जिंदा जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन 1966 में पहली बार ये पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। किसको मिला सबसे पहले, हमारे, चलो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी, तब तक जो लाइव बच्चे हैं एटलीस्ट देखूं मैं, आपको पता है थोड़ा बहुत या नहीं पता। तो सबसे पहले पॉस्ट्यूमसली हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिया गया था, इतनी हिंट दे देती हूँ। देन भारत रत्न मैंने बता दिया ऑल्दो आपको पहले कि किसकी रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, प्रधानमंत्री। सो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं और मैक्सिमम 3 लोग एक साल में वो रेकमेंड कर सकते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और फाइनली कौन है जो कि ये देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। देन मैक्सिमम 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो सच मैंडेशन ऑन इट। चलिए, ये आपका आंसर मैं बता देती हूँ। पहले पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, जो कि सोशलिस्ट भी थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। सो उनको पॉस्ट्यूमसली दिया गया। पहला भारत रत्न अवार्ड 1954 में जब इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया जाता है, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को उनके साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते दिया जाता है। सबसे यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी सचिन तेंदुलकर, 40 साल की उम्र के अंदर उन्होंने 2014 में भारत रत्न अपने नाम किया था। ठीक है, सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको स्टैटिक के एंगल से बता दिए। चलिए जी, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है खत्म। अब हम आते हैं कि आज यानी 24 जनवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, दैट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब आता है जी, 24 जनवरी को। 23 से याद रख लीजिएगा, कल पराक्रम दिवस था, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, और 24 को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, इसके बारे में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसने इस दिन की शुरुआत की 2008 से। कब से शुरू हुआ है, 2008 से ये शुरू हुआ है। जो हमारा एक मुहिम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, दैट इज सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, उसी के तहत इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। फाइन। और ऑब्वियसली गर्ल के बेनिफिट अलग अलग एरियाज में हों, उसी के अवेयरनेस और उसी के लिए एफर्ट्स और बढ़ाएं, इस मोटिव से इस दिन को मनाया जाता है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट डे आता है आज, वो इंटरनेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल अक्लेम का है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, नेशनल डे ऑफ एजुकेशन नहीं है। नेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब आता है, 11 नवंबर को आता है, 11th नवंबर। यह है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को आता है। साथ में आप याद रख सकते हो कि हमारी जो नेशनल गर्ल चाइल्ड है वो इंटरनेशनली पढ़ने जा रही है। ठीक है, साथ याद रह जाएंगे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम यूजुअली इंटरनेशनल डेज में देखने को मिलती है। नेशनल डेज में बहुत रेयरली होता है कि थीम अनाउंस हो। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या रही, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि लंबे समय तक शांति बनी रहे। जो हेट कमेंट्स वगैरह आते हैं, हेट थॉट्स और हेट स्पीचेस हैं, उनको कम करने में एजुकेशन ही सहायता कर सकती है। ठीक है, सो लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लास्टिंग पीस आप ध्यान रखिएगा कीवर्ड। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था कि हम ऐसा एक दिन मनाया करेंगे। और जो मैंने आपको बताया 11 नवंबर को आता है नेशनल एजुकेशन डे, जो कि भारत से स्पेसिफिक है, इंटरनेशनल ग्लोबली है।
याद रहेंगे दोनों दिन। चलिए, खत्म नहीं हुए, एक और इंपॉर्टेंट डे आता है आज, एंड दैट इज उत्तराखंड का फॉर्मेशन डे। आज हम मनाते हैं यूपी दिवस। यूपी दिवस, सो 24 जनवरी को ही आता है यूपी दिवस। 3 दिन हो गए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और यूपी दिवस। तो चलिए यूपी दिवस के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंटर्स। उत्तर प्रदेश फॉर्मेशन या फाउंडेशन डे, जिसको यूपी दिवस भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत भी 2018 से हो रही है। 2018 में जो उस समय गवर्नर थे राम नायक जी, उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया था इस दिन को मनाने का। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि इसी दिन 1950 में 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था। तो उत्तर प्रदेश फॉर्मली इस नाम के साथ में एग्जिस्टेंस में आता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश भी वैदिक पीरियड के अंदर कहा जाता था, और इसकी थीम इस बार की जो बताई जा रही है वो क्या है यूपी दिवस की? उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज से जोड़ ही सकते हो, अभी अयोध्या मंदिर का पूरा हमने देखा ही है, तो वो सब यूपी से ही रिलेटेड है, तो ये थीम भी मैच हो जाएगी। गॉट इट? ये तीनों इंपॉर्टेंट डे याद हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े उससे पहले जिन बच्चों को पिछले पूरे साल के करंट अफेयर की तैयारी करनी है, जो कि अभी जो भी आप एग्जाम दोगे अगले 6, 8, 10 महीने में, तो आपको ये करंट अफेयर रेडी रखने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आप इस ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हो, 2024 एडिशन, जिसमें 2023 के सारे करंट अफेयर शामिल हैं, जो आप परचम ऐप और parchamclasses.in से ले सकते हो। सैंपल अवेलेबल है परचम ऐप के ऊपर, देख लीजिएगा और तब लीजिएगा, राइट। और जिन बच्चों को जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, तो आप ये एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच चेकआउट कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ सेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, सब देख लीजिएगा ढंग से, उसके बाद लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इन पर संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो ये ईमेल एड्रेस है, नहीं तो ऐप चैट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नॉट अनाउंसमेंट, सॉरी, अपॉइंटमेंट की तरफ, एंड दैट इज आईपीएस दलजीत सिंह। आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी बन गए हैं एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल। तो एसएसबी कौन होता है? एसएसबी क्या होता है? एसएसबी सो ये है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल को अपने नए डायरेक्टर जनरल मिले हैं। कौन है वे व्यक्ति? सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जी। सशस्त्र सीमा बल जो है ना, हमारे देखो सीमा से रिलेटेड है, इतना तो समझ में आ रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर करता है। कौन सी सीमा पे, कौन से एरियाज हैं? सो नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई जो सीमा है, जो बॉर्डर्स हैं, वहां पे सशस्त्र सीमा बल डिप्लॉय किया जाता है। बाकी जगह आईटीपीबी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आप देखोगे। एसएसबी हमारे भूटान और नेपाल वाले एरियाज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग पोजिशंस नहीं होती हैं। सो इनका अपॉइंटमेंट जो है 30 नवंबर 2025 तक के लिए किया गया, क्योंकि उसके बाद ये सुपर एनुएट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अनीश दयाल सिंह जी, जिन्होंने एडिशनल चार्ज ले रखा था एसएसबी का अभी तक। ओरिजिनली या मेन तौर पे अनीश दयाल सिंह कौन सी डिवीजन को लीड कर रहे हैं? सीआरपीएफ को लीड कर रहे हैं। अनीश दयाल सिंह जो हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, पर उनको एडिशनल या एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था एसएसबी संभालने का। अब इनको रिप्लेस कर दिया है दलजीत सिंह चौधरी जी ने। और अनीश दयाल सिंह जी एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे थे? क्योंकि इससे पहले इस पोजीशन पे कौन थी? रश्मि शुक्ला जी थी, राइट। लेकिन वो पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस बन के चली गई। हमने पढ़ी थी ये न्यूज, राइट। सो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस बन के कौन गई? रश्मि शुक्ला जी गई। इसकी वजह से अनीश दयाल सिंह जी को एडिशनल चार्ज लेना पड़ा। अब दलजीत सिंह चौधरी जी आ गए हैं प्रॉपर चार्ज संभालने के लिए। गॉट इट। चलिए, सशस्त्र सीमा बल 1963 में एग्जिस्टेंस में आया था। मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे बॉर्डर्स जो कि नेपाल और भूटान से लगे हुए उनको गार्ड करने का, एंड इट इज इंडिया की वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। इंडिया में टोटल 7 सीएपीएफ हैं, उनमें से एक एसएसबी है। अब आप बोलोगे मैम बाकी के भी बताओ, लो चलो आ जाओ। सो ये सारे स्टार्टिंग हैं, देखिए इसीलिए सेशन बड़ा भी होता है। मैं हर बार बच्चों को समझाती हूँ, जो समझदार हैं वो जानते हैं कि ढंग से पढ़ना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो थोड़े इंपेशेंट है उनको मैं बताती हूँ, सिर्फ करंट नहीं कवर कर रहे हो, साथ में स्टैटिक पढ़ाते चल रही हूँ मैं, इसलिए एक्स्ट्रा 15 मिनट मान के चलो सेशन में लगेंगे। सो सीएपीएफ की अगर हम बात करें तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो या हमारे बॉर्डर्स गार्ड करने की बात हो, सीएपीएफ उसमें एकदम अग्रणी है। और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री यानी एडिशनल, हमारे आर्मी, मिलिट्री, नेवी से एडिशनल जो पैरामिलिट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं। 7 सीएपीएफ कौन से हैं? एक हमने सशस्त्र सीमा बल देखा, फिर असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ,
सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और एक चीज़ मैं बता दूं, इन सब के हेड्स के नाम यानी कौन इनको लीड कर रहे हैं अच्छे से याद रखिएगा, पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली जो खबर है वो एक जीआई टैग से रिलेटेड है। नाउ मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि जीआई टैग कल या परसों ही मिला है, नहीं, ये जनवरी के ऑनसेट में मिल गया था, इसका जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में जब खबर फ्लोट होने लगे तभी हम पिक करके पढ़ लेते हैं। ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने जीआई टैग्स काफ़ी सारे किए थे। एनीवेज वापस से न्यूज़ फ्लोटिंग में है तो हम पढ़ लेते हैं, एक बार रिविजन ही हो जाएगा जिन्होंने पढ़ रखा होगा। तो कच्ची खरक, किसकी बात हो रही है? कच्ची खरक की बात हो रही है। फ्रॉम कच्छ रिसीव जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है और वहीं पाए जाने या उगाए जाने की वजह से कोई ना कोई खासियत रखता है, कोई यूनिक फीचर्स रखता है, तो उसको जीआई टैग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और वो टैग मिल जाएगा। और फिर इससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पोजिशनिंग हो सकती है, आप अच्छे प्राइसेस पे बेच सकते हो, ऑथेंटिसिटी होती है, तो फार्मर्स को या जो उनको बना रहे हैं उनको अच्छा पैसा मिल सकता है। ये जीआई टैग ब्रीफ है। कच्छ रीजन से जो कच्ची खरक है उसको मिला है जीआई टैग। क्या है कच्ची खरक? खजूर है, डेट, राइट। पिक्चर देख लीजिए फटाफट से। दीज खजूर खाते हैं ना, तो ये येलोइश और हल्का सा रेडिश कलर आता है, इसमें ज़्यादा ब्राउन और सॉफ्ट नहीं रखे जाते, ये इनकी खास बात होती है। तो एक इंडिजिनस वेराइटी है, यानी लोकली कच्छ रीजन के अंदर पाई जाती है। और हम कहें गुजरात से अगर दूसरा कोई फ्रूट जिसको जीआई टैग मिला है तो वो कच्ची खरक है। इससे पहले सिर्फ एक फ्रूट था मैंगो, केसर मैंगो, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जो कच्छ है वो कच्ची खरक है वो इस रीजन में करीब 400-500 सालों से देखा जा रहा है। और 85% पूरे देश के अंदर जो खजूर उगाया जाता है इंडिया में, उसका 85% आपको कच्छ रीजन में ही देखने को मिलेगा। इसको खलल स्टेज के अंदर ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी काट लेते हैं। खलल स्टेज यानी जब हल्का सा येलोइश रेडिश टिंज आने लग गया और क्रिस्प है अभी फ्रूट, ऐसा राइप नहीं हुआ है, सॉफ्ट नहीं हुआ है, उसी टाइम पे इसको काट लिया जाता है। एंड जाना जाता है अपनी टॉलरेंस के लिए। देखो कच्छ एरिया में बहुत ज़्यादा नमक है ना, राइट। उस नमक से टॉलरेंस रखता है ये, और एक्सट्रीम ड्रॉट से टॉलरेंस रखता है, ये इसकी खास बात है। समझ में आ गया? तो कच्ची खरक को कहाँ से जीआई टैग मिला है? कच्छ एरिया से मिला है। चलो आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक वर्ल्ड से बात कर लीजिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड से बात कर लीजिए। अगली न्यूज़ आ रही है, इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग इन स्टॉक मार्केट वैल्यू। तो इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है, बिकॉज अभी हमारे जो शेयर प्राइसेस थे, मार्केट था, उसने अच्छा उछाल देखा है, राइट। इंडिया ओवरटेक्स, कौन से देश को ओवरटेक किया है हमने? टू बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, हांगकांग को। इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन के वैल्यू से अगर हम इसको निकालें तो हम 4th लार्जेस्ट हैं। कंबाइंड वैल्यू जो हमारे शेयर्स की लिस्ट हुई है इंडियन एक्सचेंज पे, वो कितनी हुई है? $4.33 ट्रिलियन। ऐसा नहीं है पहली बार हमने $4 ट्रिलियन क्रॉस किया हो, पहले भी हुआ था दिसंबर में, लेकिन अब इतना क्रॉस कर लिया है कि हमने हांगकांग को पीछे छोड़ा है, उसका 4.29 ट्रिलियन का वैल्यूएशन रहा। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है, ध्यान रख लेंगे। चलिए ओके, अगली न्यूज़ आती है एक नई स्कीम जिसका अनाउंसमेंट किया गया पीएम मोदी द्वारा जब अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ था। उसके जस्ट बाद जो पहला काम मोदी जी ने किया, ऐसा न्यूज़पेपर्स बताते हैं, सारी साइट्स बताती हैं, वो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करने का किया। स्कीम कौन सी है? पीएम मोदी लॉन्चेस सूर्योदय योजना। कौन सी योजना है? सूर्योदय। अभी देखिए, जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो बहुत सारी डिटेल्स के साथ में यूजुअली नहीं की जाती, तो इन्होंने भी अभी लॉन्च की है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं बताई है, धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएंगे डॉक्यूमेंटेशन हम ये स्कीम बार बार आगे और पढ़ेंगे। अभी के लिए बात कितनी है कि सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है और इसके तहत 1 करोड़ जो हाउसेस हैं उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगने हैं, ताकि हमारी जो सोलर एनर्जी है उसकी तरफ मूवमेंट और स्ट्रांग हो जाए। इसी लाइट में इसको हम पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम है इस स्कीम का, और इसमें टारगेट रखा गया है इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स ऑन 1 करोड़ हाउसेस। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं। इससे क्या होगा भाई? एक तो बिजली की बचत होगी, इंस्टॉलेशन में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, बाकी बिजली की बचत होगी, और दूसरी चीज़ इंडिया सेल्फ रिलायंट बन पाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में। हमको घर घर पे बिजली बन रही होगी, राइट। अभी का अगर हम एस्टिमेटेड आंकड़ा देखें तो करीब 10 लाख घर हैं पूरे इंडिया में जिनके पास सोलर रूफटॉप पैनल्स लगे हुए हैं, बाकी के अब लगवाने पड़ेंगे एज पर दिस स्कीम। अच्छा, इंडिया ने टारगेट क्या ले रखा है? क्यों हम सोलर ऊर्जा की तरफ इतना तेज भागने की कोशिश करें? बिकॉज हमने टारगेट लिया है 500 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी हमें बनानी है 2030 तक, और इसके लिए पहले ही हमने एक प्लान डिक्लेयर किया था इंडिया ने कि 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हर साल हम प्रोड्यूस करेंगे
2023-24 से लेके 27-28 तक। और हमारा टारगेट है रीन्यूएबल एनर्जी, नॉट जस्ट सोलर एनर्जी, रीन्यूएबल में वाटर एनर्जी भी आ गई, सौर ऊर्जा भी आ गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आ जाती है, बहुत सारी आ जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर वाली है, विंड एनर्जी आ जाती है। सो ये सब से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमको 500 गीगावाट बनाने हैं 2030 तक, और उसमें ये स्कीम और हेल्प करने वाली है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल्स रूफटॉप पे। ठीक है जी। अब आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले ही लिख दिया, आई एम सो सॉरी। आंसर पहले ही लिख दिया, नो प्रॉब्लम। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर? देखिए कल हमने अयोध्या राम मंदिर, मूर्ति, क्या क्या चीज कहां से आई, ये सारी बातें डिटेल में की, राइट। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे थे जो कल हमने डिस्कस नहीं किए, इसलिए मैं क्वेश्चन फॉर्म में वो आपके लिए ले आई हूं, पर गलती से मैंने आंसर लिख दिया। इग्नोर इट। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर? जो अयोध्या राम मंदिर बना है, राम जन्मभूमि मंदिर, उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? किन्होंने वो पूरा नक्शा डिजाइन किया और वो बनवाया जा रहा है? आंसर इज चंद्रकांत सोमपुरा जी, चंद्रकांत सोमपुरा। अब इनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। देखिए श्री राम मंदिर जो है, या श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उसको डिजाइन किया है सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट, यानी बहुत पॉपुलर, काफी पॉपुलर मंदिर बना चुके हैं 5 पीढ़ियों से, इसी जनरेशन में रादर ज्यादा से होंगे, और इनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके जो ग्रैंडफादर या दादाजी हैं थे प्रभाकर सोमपुरा जी, उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर है ना गुजरात में, जो वापस बनवाया गया था 1949 के अंदर, वो इनके दादाजी ने ही बनाया था, डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट थे वो, राइट। सो प्रभाकर सोमपुरा जी जो इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाया, इन्होंने जो कि चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं राम मंदिर बनवाया। ठीक है, यानी डिजाइन किया। ओके, अगला अगेन एक और क्वेश्चन, एंड अगेन मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। तो कल हमने जब बात की थी, पूरी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप भी देखा था कि पूरा मामला क्या था बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर एटसेट्रा का। लेकिन अगेन एक की पॉइंट छूट गया था जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और वो क्वेश्चन है विच आर्कियोलॉजिस्ट लेड द एक्सकेवेशन टीम एट राम जन्मभूमि साइट इन 1976। 1976 के अंदर जब ये थोड़ा मसला उठ रहा था कि नहीं, ये जो मस्जिद है ये हो सकता है किसी और चीज़ के ऊपर बना हुआ, वो हिंदू साइट भी हो सकती है, तो खुदाई का काम चालू होना था, पूरे उसकी मुआयने का काम चालू होना था। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाया। तो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे काम को लीड किया था? ठीक है, तब पता चला था अच्छा नीचे तो मंदिर है क्योंकि उसके साक्ष्य पाए गए थे। तो किसने लीड किया था, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा BB लाल, प्रोफेसर BB लाल थे, उन्होंने लीड किया था। तो हम उनके बारे में देखते हैं। पिछले साल ही इनका, नहीं 2022 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनका निधन हो गया है। ASI टीम लेड बाय प्रोफेसर BB लाल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल, मतलब पूर्व डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद साइट या राम जन्मभूमि साइट, क्योंकि उस टाइम तो डिसाइडेड नहीं था ना, दोनों ही चीज़ें एक ही साइट पे थी, तो वहाँ पे एक्सकेवेशन का काम 1976 में शुरू किया था। ये डायरेक्टर जनरल ASI के कब से कब तक रहे? 68 से 72 तक रहे थे। यहीं पे एक और व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, KK मोहम्मद। जो पूरी टीम थी एक्सकेवेशन की, उसमें अकेले एक मुस्लिम व्यक्ति थे और उनका नाम था KK मोहम्मद। और जब पूरा एक्सकेवेशन का काम हुआ था तो BB लाल जी ने बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर निकाली नहीं थी कि हिंदू साइट दिखी है नहीं दिखी है। जब ऑपोजिशन या जो एंटी पार्टीज थी उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, कुछ नहीं मिला बाबरी मस्जिद के नीचे, तो फिर पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस को एक रिलीज वगैरह भेजी थी और कहा था कि नहीं हमें मंदिर, एक हिंदू साइट के साक्ष्य मिले हैं, वो KK मोहम्मद जी थे। ठीक है, और इसीलिए ये मामला इतना एकदम से सुर्खियों में आ गया था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति ही कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू एक कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, वो मंदिर था यानी, वो बाद में वापस खुदाई की गई और पता लगाया गया। ठीक है, तो KK मोहम्मद वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर इन द एक्सकेवेशन टीम, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ रामायणा साइट्स प्रोजेक्ट के चलते अलग अलग साइट्स खोदी जा रही थी, और उसी के चलते बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि साइट पे भी काम चल रहा था, और उसमें एकमात्र व्यक्ति जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो KK मोहम्मद थे। ठीक है जी, चलिए वापस आ जाते हैं BB लाल जी पे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन द ईयर 2021, और 101 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज देखते हैं। इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन सर्वशक्ति। हमारी जो आर्मी है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया सर्वशक्ति। कहाँ किया, क्यों किया, दो ही सवाल बनेंगे। कहाँ किया, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया, और वो भी पीर पंजाल माउंटेन रेंज के दोनों तरफ। पीर पंजाल माउंटेन रेंज, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों किया, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए किया। ठीक है, इस तरह का एक ऑपरेशन पहले भी चलाया गया था 2003 में, और उसका नाम था ऑपरेशन सर्पविनाश। क्या था, सर्पविनाश। सो 2003 में ऑपरेशन सर्पविनाश लॉन्च किया गया था। अब 2024 में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है
इसी एरिया के अंदर पीर पंजाल रेंज जो है वहां पे मिलिटेंट एक्टिविटीज को कम करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जिसमें इंडिया ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया और वो चल रही हैं। सो एक्सरसाइज खंजर, क्या नाम है जी? एक्सरसाइज खंजर कमेंसेस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी चल रही है एक्सरसाइज खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इंडिया और किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है एक्सरसाइज खंजर। 11th एडिशन है इसका। इंडिया एंड किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में ये हो रहा है? बाकलो के अंदर ये हो रहा है। जनवरी 22 से स्टार्ट हुआ, फरवरी 3 तक ये चलेगा। हर साल ये एक्सरसाइज होती है, एक बार इस कंट्री में होगी, एक बार उस कंट्री में होगी। इंडियन आर्मी कंटिजेंट से किसने पार्टिसिपेट किया? द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। और किर्गिस्तान की साइड से स्कॉर्पियन ब्रिगेड है, वहां के 20 लोग पार्टिसिपेट करें। हमारी तरफ से 20 लोग, उनकी तरफ से 20 लोग। ठीक है जी। सो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है खंजर। किसके बीच में हो रही है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल के अंदर हो रही है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। इंडिया और इजिप्ट के बीच में, अभी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हमने देखा, अब इंडिया और इजिप्ट के बीच में भी जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज है, नाम है साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़े टाइम पहले हमने एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भी कवर की थी। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कौन से दो देशों के बीच में हुई? एक तो इंडिया था, दूसरा देश कौन सा था? ये है एक्सरसाइज साइक्लोन, और ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में चल रही है। 2nd एडिशन है इसका, और ये भी 22 जनवरी से शुरू हुई और 1 फरवरी तक चलेगी। कहाँ हो रही है? इजिप्ट में हो रही है। राइट। इंडियन कंटिजेंट की तरफ से वही पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इजिप्ट की तरफ से इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन और इजिप्शियन एयरबोर्न प्लेटून पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो स्पेशल फोर्सेस की है ना, तो सेम रेजिमेंट दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज साइक्लोन, नॉट डेजर्ट साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, 2nd एडिशन है। ओके, अगली खबर है कि पहली बार इंडिया ने ब्राजील से बुल के सीमन मंगवाए हैं। ठीक है, वीर्य जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। सो 40,000 डोजेस बुल के सीमन की कहां से मंगवाई गई हैं? ब्राजील से इंपोर्ट की गई हैं, ताकि हमारी 2 देसी नस्लें हैं उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सके। सो कौन सी वो 2 देसी ब्रीड्स हैं या इंडियन ब्रीड्स हैं? सो वन इज गिर एंड अनदर इज कांकरेज। गिर और कांकरेज। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ गिर एंड कांकरेज कैटल, इसके लिए जो स्पर्म है बुल का वो कहां से आया है? ब्राजील से मंगवाया गया है 40,000 डोजेस। क्यों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है? कोई ना कोई एक लाइकेबल ट्रेट लाने के लिए। तो इस बार ट्रेट क्या चाहिए हमको? मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट करवाना चाह रहे हैं हम। सो मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन दोनों ब्रीड्स के अंदर किया जा रहा है। ये कांकरेज है, ये गिर है। अब इन दोनों ब्रीड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कांकरेज कहाँ की है, गिर कहाँ की है? दोनों में से गुजरात से बिलोंग करती हैं। चलिए, कांकरेज, इसको वडार, वागेड़ या वाडियार भी कहा जाता है। और साउथ ईस्ट रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात का, ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट वाला, और राजस्थान के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, बाड़मेर वाला, जोधपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये जो नस्ल है मूल रूप से पाई जाती है। फास्ट, पावरफुल, सूखे में ड्रॉट को रेजिस्ट कर लेती है ये, और जो खेती वगैरह होती है ना उसमें भी काम में ली जाती है, प्लोइंग वगैरह में। और कांकरेज ब्राजील के अंदर भी हमारी इंडिजिनस ब्रीड पाई जाती है, गुजरात नाम से। किस नाम से? गुजरात नाम से। और बहुत सारे लार्ज नंबर्स में ये प्योर ब्रीड, प्योर यानी जिसकी कोई भी क्रॉस नहीं करवाई गई हो, प्योर ब्रीड ब्राजील में भी पाई जाती है। इसलिए वहां के बुल से हमने स्पर्म्स मंगाए और यहाँ से हम इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के, फर्टिलाइजेशन करवा के और काउ प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इनहांस करवाना चाह रहे हैं। गिर की बात कर ले, बहुत फेमस इंडियन ब्रीड है जो कि डेयरी में बहुत मूल रूप से देखी जाती है। इसको भुड़ाली, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी, सूरती इन नामों से भी जाना जाता है। नेटिव कहाँ की है? गिर हिल्स की, इसीलिए गिर नाम से जाना जाता है इसको। काठियावाड़ फॉरेस्ट जो है वहां पे और गिर हिल्स रीजन जो है दोनों गुजरात में, यहाँ से मूल रूप से है। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बहुत टॉलरेंट होती है, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ती, बीमारियां नहीं होती, और अलग अलग तरह की ट्रॉपिकल डिजीजेस को झेल लेती है। इसके लिए गिर ब्रीड जानी जाती है। ठीक है जी, चलो अगली न्यूज। सोनी टर्मिनेट्स $10 बिलियन का जो एक मर्जर होने वाला था सोनी के और किसके बीच में? जी के बीच में, उसको टर्मिनेट कर दिया है। किसने टर्मिनेट किया है? सोनी ने टर्मिनेट किया है। सोनी ने बोला नो मोर मर्जर। सो सोनी टर्मिनेट्स $10 बिलियन मर्जर डील विथ जी एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंडीशंस थी कि भाई ये कंडीशंस होंगी और वो मेट नहीं हो पाए और इन्होंने डील
पीछे हटा लिए कि हम नहीं करेंगे। सो अग्रीमेंट जो कि 2021 दिसंबर मतलब में साइन हुआ था कि ठीक है हम एक MOU में एंटर करेंगे, और हमने थोड़े टाइम पहले भी बात की थी कि ये MOU होने जा रहा है, पर अब वो नहीं होगा। तो जी और सोनी के बीच में जो MOU होना था, इट हैज़ बीन रद्द, मेड रद्द, अनाउंस रद्द। अगली खबर देखते हैं। 3 cubs born to नाम्बियन चीता एट कूनो नेशनल पार्क। तो अब आप बोलोगे मैम ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई नाम्बियन चीता ने कितने कब्स दिए, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में पूछा जा सकता है, कूनो नेशनल पार्क या मध्य प्रदेश में और कौन से नेशनल पार्क है पूछा जा सकता है ना, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये पिक्चर देख लो, बहुत क्यूट सी पिक्चर है। आगे आ जाओ। 3 cubs born to नाम्बियन चीता। नाम्बियन चीता कहाँ से लाए गए, नाम्बिया से लाए गए। कहाँ लाए गए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश लाए गए। क्यों लाए गए, प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए। प्रोजेक्ट चीता क्या है, आ जाओ। सो उससे पहले कौन सी चीता है जिसने शावक दिए हैं, अब टोटल कितने चीता आपको कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो ज्वाला नाम की चीता है, उसने 3 शावकों को यानी कब्स को जन्म दिया है। इससे पहले एक और चीता आशा ने 3 और शावकों को जन्म दिया था। अब टोटल नंबर ऑफ चीता जो कूनो नेशनल पार्क में है वो 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं, जिसमें 6 मेल्स हैं, 7 फीमेल्स हैं, 7 कब्स हैं। एक पहले और दिया हुआ है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए प्रेगनेंसी पीरियड, राइट, कितना होता है फीमेल चीता का, 92 to 95 डेज। कौन सा एनिमल है, लैंड एनिमल की अगर मैं बात करूं, जिसका जेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड अमंग ऑल मैमल्स ऑन लैंड कौन से एनिमल का है। चलिए अब हम आते हैं प्रोजेक्ट चीता। तो वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर या ट्रांसलोकेशन चीता का, यानी एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट चीताओं को भेजा जा रहा हो, वो इंडिया के प्रोजेक्ट चीता के दौरान किया गया। हमने अफ्रीका से चीता इंडिया में मंगाए। क्यों मंगाए, क्योंकि हमारे यहाँ 1952 के अंदर ही एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए थे चीता। तो फॉर्मली जो चीता री इंट्रोडक्शन हुआ, वो प्रोग्राम की फॉर्मली स्टार्टिंग कब होती है, सितंबर 17, 2022 में होती है। नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से हम इंडिया में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीते मंगवाते हैं। 8 चीते आते हैं नामीबिया से सितंबर 2022 में, 12 चीते आते हैं साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। ठीक है, चलिए अब कूनो नेशनल पार्क। सो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा दिख रहा है, ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे आता है ये पालपुर कूनो भी कहते हैं, नहीं तो कूनो नेशनल पार्क कहते हैं। तो ये यहाँ पे लाई करता है, विंध्यन हिल्स हैं यहाँ पे, और कूनो रिवर यहाँ से बहती है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। फाइन। अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है, 11। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और जिसमें कूनो नेशनल पार्क लेटेस्ट एडिशन है, सबसे बाद में ऐड किया गया था। सो कौन कौन से हैं, कान्हा, बांधव, माधव, संजय, वन विहार, देखो वन सबसे ज्यादा MP में है ना, तो वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, दोनों फॉसिल रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं, फॉसिल नेशनल पार्क एंड डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये भी यही हैं, और कूनो नेशनल पार्क। तो ये 11 नेशनल पार्क्स आर देयर इन मध्य प्रदेश। चलिए अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अनुवादिनी ऐप। कौन सी ऐप है, अनुवादिनी। अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन करना, तो एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसलेट कर रही है। पर और देखते हैं, इसको लॉन्च किया है AICTE ने, ऑन इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी एजुकेशन से रिलेटेड ट्रांसलेशन कुछ हो रहा है। तो आओ पढ़ते हैं। सो अनुवादिनी AI बेस्ड ट्रांसलेशन ऐप है जिसको डेवलप किया है AICTE ने। ये 22 रीजनल लैंग्वेजेस जो हमारी हैं 8th शेड्यूल में मेंशन, उनके अंदर ट्रांसलेशंस कर सकती है। जो भी आपके कोर्स मटेरियल हैं, तो जो भी स्टडी मटेरियल हैं उनको अब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल करवाया गया, और वो ट्रांसलेट भी करके आप अपनी अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हो। ये पूरा अनुवादिनी से हो रहा है, और ऐसे निर्देश मिल चुके हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC को, AICTE को, और जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है कि भाई जल्दी से जल्दी अपने कोर्स करिकुलम को डिजिटल फॉर्मेट में लेकर के आपको आना है, और ताकि वो सारी भाषाओं में भी अवेलेबल हो सके, उसके लिए अनुवादिनी काम कर रही है। अगली न्यूज। सो उत्तर प्रदेश की 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, एंड अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 दिसंबर को हमने देखा कि क्या आता है, पराक्रम दिवस आता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म दिवस होता है या बर्थ एनिवर्सरी होती है, तभी अनाउंस किए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड्स भी। और इस बार इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर ये जो अवार्ड है ना, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी दिया जाता है।
ठीक है, यानी संस्था को भी दिया जा सकता है, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। संस्था कैटेगरी को ही इस बार दिया गया है और उसमें भी कौन सी इंस्टीट्यूशन है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर दिस ईयर, राइट। एंड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये दिया जाता है। ये जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसको ये अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2024 क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया है। अब जल्दी से समझते हैं कि ये अवार्ड और ये इंस्टीट्यूशन क्या है। ये जो अवार्ड है हर साल 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 51 लाख रुपीस का कैश प्राइज होता है, सर्टिफिकेट होता है। इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार इसी कैटेगरी को अवार्ड दिया गया है। अगर 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1942 में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिला लो, आर्म्ड फोर्सेस का अकेला एयरबोर्न हॉस्पिटल है ये, ठीक है। इट इज दी सोल यानी ओनली एयरबोर्न मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट जिसको कि आप उठा करके यहाँ वहाँ ले जा सकते हो और डिजास्टर के केसेस में यही हेल्प करता है। उठा के ले जाना इन द सेंस कि मतलब ये अकेली एक ऐसी सोल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर के केसेस में यहाँ वहाँ जा करके मेडिकल फैसिलिटीज या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और इसको हाल ही में जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे भी इन लोग ने जाकर के अपनी सेवाएं दी थी और उसी के चलते और ओवर द टाइम कहीं सुनामी आ रही, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं तो उसमें भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो प्राइमरी मिशन क्या है ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल का? टू गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। HADR जो हम बोलते हैं ना, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी हम देखते हैं कई बार। HADR की फील्ड में ये काम करते हैं, भले से वॉर हो चाहे पीस टाइम हो। सो जो भी नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं या वॉर हो जाए तो नेशनल बाउंड्रीज में भी इंटरनेशनली भी जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, कौन सा अवार्ड मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा। चलिए एक छोटी सी न्यूज़ है। हमारी जो एक्टर हैं एक मनोज बाजपेयी, उन्होंने एक मूवी के अंदर काम किया है। उस मूवी का नाम है द फेबल। क्या नाम है फिल्म का? द फेबल। इंडियन फिल्म नहीं है लेकिन इंडियन और साथ ही साथ यूएस को प्रोडक्शन है ये। तो यूएस इंडियन को प्रोडक्शन है, साथ में मिलकर के बनाई गई फिल्म है और उसमें स्टारर है मनोज बाजपेयी। तो उनकी फिल्म है, इसको फ्रॉम इंडिया इट विल बी कंपीटिंग इन एनकाउंटर्स सेगमेंट ऑफ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2024। इसको बर्लिन नेल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो कहीं आप बर्लिन नेल पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना, ये बर्लिन नेल क्या है। इट इज बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ओनली। तो मनोज बाजपेयी की स्टारर फिल्म जो है द फेबल, उसको इंडिया से बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक बहुत विशिष्ट कैटेगरी के अंदर कॉम्पीट करने का मौका मिल रहा है और वो कैटेगरी कौन सी है? एनकाउंटर्स सेगमेंट। दिस इज द 74th एनकाउंटर्स कॉम्पिटिशन जिसमें ये मूवी जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज़ है। इसको डायरेक्ट इसने किया राम रेड्डी ने किया है और ये इंडो यूएस को प्रोडक्शन है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली खबर देखते हैं। सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स सेकंड एडिशन ऑफ दिस, सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ हुई है, क्यों हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। नंबर 1 कहाँ हुई है जी? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है 23 जनवरी को। किसने लीड किया है या किसने इनॉग्रेट किया? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, ठीक है। अब क्यों? ताकि जो हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल हो सके, राइट, और हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो सकें धीरे धीरे, और क्या होगा, आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि उसके अलावा जो रिफॉर्म्स वगैरह माइनिंग सेक्टर में लाने चाहिए और बेटर क्या करें उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। थीम क्या रही इस कॉन्फ्रेंस की? थीम रही माइनिंग एंड बियॉन्ड। माइनिंग एंड बियॉन्ड, आगे की भी बातें करो, सिर्फ अभी की माइनिंग की बात नहीं करनी है। और इस दौरान अवार्ड्स भी दिए गए स्टेट वाइज कैटेगरी को ना, जिन्होंने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है माइनिंग सेक्टर के अंदर। तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है। किसको मिला जी? मध्य प्रदेश को। भोपाल में ही हो रही है, सीधे याद रख लो। मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ऑक्शन ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स फॉर 2022-23। माइनिंग ब्लॉक्स होते हैं यानी ये एरिया है जहां पे मिनरल्स वगैरह पाए गए हैं, इसको एक ब्लॉक अनाउंस कर दिया। अब इसका ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन यानी कि नीलामी की जाती है कि कौन आकर के इसकी लीज लेगा, यहाँ पे अपनी माइनिंग एक्टिविटीज करेगा। सरकार थोड़ी ना हर जगह माइनिंग करेगी, राइट। सो लीज देने के लिए ऑक्शंस करवाए जाते हैं और जितनी ज्यादा लीज होंगी, जितने ऑक्शंस होंगे, उतना माइनिंग का काम होगा, उतना रेवेन्यू आएगा, उतना देश विकसित होगा, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए जो स्टेट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शंस किए हैं इन ब्लॉक्स के, उनको अवार्ड दिया गया। टॉप रहा मध्य प्रदेश, उसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका को भी अप्रिशिएट किया गया। गॉट इट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने ऑनर किया है डॉक्टर रितु को एंड नवीन जी को यूपी गौरव सम्मान से।
यूपी गौरव सम्मान 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक इसरो की साइंटिस्ट हैं जो चंद्रयान 3 मिशन को जिन्होंने लीड किया। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 3 मिशन को लीड किसने किया था? डॉक्टर ऋतु करधल श्रीवास्तवा जी ने, और इनको यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उसी के साथ साथ नवीन तिवारी जी, जो कि एक नोटेड एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योरल मैगजीन्स में उनका नाम आता है, जैसे कि फोर्ब्स, फॉर्च्यून एक्सेट्रा, इनको भी यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है। आगे Then Nitin Gadkari announces over 200 ropeway projects worth 1.25 lakh crore अंडर पर्वतमाला प्रोजेक्ट। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 200 से ज़्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जिन हिली एरियाज में रोड्स वगैरह ढंग से नहीं बन सकती, एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं, इंफ्रा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, वहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। कितनी लागत से? 1.25 लाख करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर रोपवे सिंपोजियम कम एग्जीबिशन हो रही थी, उस दौरान गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया है। इसका अनाउंसमेंट हमारे बजट में पहले भी हो चुका है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। जब बजट 22-23 अनाउंस हो रहा था तो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला। ठीक है, और उसी पर्वतमाला के तहत ये रोपवे प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लिया जाएगा। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स की साझेदारी से ये बनाएगी और इसकी नोडल मिनिस्ट्री, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल होगी इसको वर्क करवाने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिस्पॉन्सिबल होगी। कौन से एरियाज में बनेंगे रोपवे प्रोजेक्ट्स? डिफिकल्ट हिली एरियाज में। कन्वेंशनल रोड्स न बना के रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। अगली खबर आ रही है वैभव फेलोशिप फॉर इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड। तो पिछले साल इनवाइट की गई थी एप्लीकेशंस के जो भी इंडियन डायस्पोरा बाहर रहती है, यानी ऐसे इंडियंस जो इंडिया छोड़ करके बाहर रहते हैं, लेकिन उनमें ऑब्वियसली इंडियन ब्रेन्स हैं, तो आप हमें सेवाएं दे सकते हो, आपसे हम भी अपनी यूटिलिटी निकाल सकते हैं, आपको हम उसके एवज में फेलोशिप देंगे, पैसा देंगे। सो उसके लिए वैभव फेलोशिप्स अनाउंस की गई थी, अब फाइनल हो गई हैं और कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्या है। साइंस मिनिस्ट्री जो हमारी है उसने अनाउंस की है फर्स्ट रिसिपेंट्स ऑफ वैभव फेलोज। फेलोशिप क्या होती है कि आप काम भी कर रहे हो, साथ साथ में स्टाइपेंड भी आपका चल रहा है। सो फर्स्ट बैच वैभव फेलोज का अनाउंस किया गया है और ये जो वैभव फेलोशिप है एक स्कीम थी टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यू ईयर्स 3 साल तक के प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंडियन साइंटिस्ट जो बाहर रह करके काम कर रहे हैं वो वापस आए, हमारे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के जुड़ें और रिसर्च वर्क कंटिन्यू करें। उसके लिए फेलोशिप प्रोग्राम था जिसमें 22 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है और ये मेनली कौन सी कंट्रीज में रह रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर रह रहे हैं। तो ये एक मतलब 1 और 2 मंथ एनुअली ये स्पेंड करेंगे इंडिया के अंदर और मैक्सिमम 3 सालों तक ये काम करेंगे। ठीक है, सो 3 साल तक और हर साल 1 से 2 महीने ये आएंगे। यहाँ के जो होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IITs हैं, IISc बैंगलोर वगैरह हैं, उनके साथ रुकेंगे और अपना रिसर्च वर्क कंडक्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ 2 डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप सीनियर प्रोफेसर्स को भी दी गई है। बाकी को तो फेलोशिप दी गई है, 2 लोगों को डिस्टिंग्विश भी दी गई है। अच्छा, 4 लाख रुपये पर मंथ का इनको स्टाइपेंड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, रहना खाना सब मुफ्त मिलेगा, राइट। और जो लोग इनको होस्ट कर रहे हैं उनको भी ग्रांट्स दिए जाएंगे ताकि आप इनको ढंग से होस्ट कर सको। इस तरह की एक स्कीम और चलती है और उसका नाम है वज्र स्कीम। ये कौन सी स्कीम है? वैभव स्कीम है। इसी तरह की एक स्कीम जो कि 2018 में शुरू की गई थी, वज्र स्कीम, उसमें भी यही होता है, लेकिन उसमें जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल over the world belonging to any nationality can come and do their research work in collaboration। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडियन डायस्पोरा के लिए ये वैभव स्कीम लाई गई है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है इंडिया डिस्पैचेस मैलेथियन टू अफगानिस्तान। अब ये कोई बड़ी खबर नहीं है, ये खबर सिर्फ इसलिए डाली गई है कि मैलेथियन क्या है कभी पूछ लिया जाए तो ये एक इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। सो इंडिया ने मैलेथियन अफगानिस्तान को भेजा है और ईरान के छाबहार पोर्ट के थ्रू भेजा है 40,000 लीटर मैलेथियन। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये पेस्टिसाइड है, ओके, और इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड है। और अभी क्यों भेजा गया? क्योंकि ये जो टिड्डी दल होते हैं ना, लोकस्ट, इनसे बचने के लिए डेजर्ट रीजन में ये काम में लिया जाएगा। तो मैलेथियन क्या होता है? ये एक पेस्टिसाइड है, राइट। चलिए, अ न्यू प्लांट स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक नई प्लांट स्पीशीज खोजी गई है थेनी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट जो है तमिलनाडु वाला, तो वहां पे थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नई प्लांट स्पीशीज खोजी गई है और उसका नाम क्या दिया गया है? एंड्रोग्राफिस थेनेसिस।
थैनी में खोजी गई ना, इसलिए थेनिएसिस कर दिया है। एंड्रोग्राफिस थेनिएसिस, ये जीनस नेम हो गया, ये स्पीशीज नेम हो गया। स्पीशीज नेम हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होता है, स्मॉल लेटर से, ये जीनस नेम हो गया। सो ये ट्रॉपिकल एशियन जीनस है जो कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारे रीजन में पाया जाता है और मेजरली वेस्टर्न घाट वाले बेल्ट में देखने को मिलता है। इंडिया में इसकी 25 स्पीशीज ऑलरेडी पाई जाती हैं इस जीनस की, एक और नई स्पीशीज खोजी गई है। ये प्लांट जो है मेनली कुछ बीमारियों को ट्रीट करने में काम में लिया जाता है, सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह। उसके अलावा फीवर, जॉन्डिस, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, लिवर रिलेटेड डिजीजेस, उन सब में। ओके, कमिंग ओवर टू बीसीसीआई अवार्ड, स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। सो बीसीसीआई अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं एंड 2019 के बाद अब अनाउंस किए गए हैं। ये हमारे जो फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर और हेड कोच हैं रवि शास्त्री जी, उनको बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ठीक है, सो रवि शास्त्री जी विल बी गेटिंग बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड शुभम गिल को जा रहा है। किसको जा रहा है? शुभम गिल को। सो ये दोनों व्यक्तियों की फोटो देख करके थोड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी सेट कर लीजिए। अगली न्यूज आ रही है कि स्पेनिश ग्रैंड प्री टू मूव फ्रॉम बार्सिलोना टू मैड्रिड इन 2026। सो फॉर्मूला 1 ने अनाउंस किया है कि अभी तक जो स्पेनिश ग्रैंड प्री होता है वो बार्सिलोना के सर्किट में हो रहा था, यानी वहां पे हो रहा था। अब 2026 से ये शिफ्ट हो जाएगा मैड्रिड में और अगले 10 साल तक वहीं होगा। ठीक है, ये इतनी सी खबर है पर आप ध्यान रखोगे। देन जो हमने इंडिया ओपन 2024 चैंपियनशिप की बात की थी कुछ दिन पहले कि इंडिया ने होस्ट की 2024 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जनवरी 16 से 21 तक केडी जादव स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। वहां पे हमने देखा था कि हमारी जो बैडमिंटन जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग की, तो इन्होंने सेकंड पोजीशन ली थी मेंस डबल्स में, हम कोरिया से हार गए थे। लेकिन वहीं पे विमेन सिंगल के अंदर कौन जीता है? सो विमेन सिंगल के अंदर ताइवान की ताई जू यिंग हैं, जो कि बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं और अब बहुत जल्दी संन्यास लेना डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट में। सो ताई जू यिंग क्लिंचेस विक्ट्री इन इंडिया ओपन 2024 विमेन सिंगल, राइट। ये जीती हैं, इन्होंने चाइना को हराया था। मेंस के अंदर चाइना विनर रहा, हमारी जो डबल्स की जोड़ी थी वो सेकंड पोजीशन पे रही। और ये सब हम 2024 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। देन राइजा ढिलन एंड गुरजोत खंगूरा, इन दोनों ने मिलकर के स्कीट मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए एशियन चैंपियनशिप के अंदर। वापस न्यूज समझिएगा कि एशियन शॉटगन चैंपियनशिप हुई 2024 की, कहां पे? कुवैत सिटी के अंदर। और उसमें हमारी जो इंडिया का डुओ था राइजा ढिलन एंड गुरजोत खंगूरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। कौन से इवेंट के अंदर लिया है? मिक्स्ड स्कीट टीम के अंदर लिया। आप बोलोगे मैम ये स्कीट टीम क्या होता है? कभी वो वीडियो गेम में देखा था, हम गन से मारते हैं और वो डक्स उड़ के आते हैं और आपको उनको मारना होता है। हमारे टाइम में हम खेलते थे, छोटे थे तब। तो अब लाइव डक्स तो नहीं दे सकते ना, पेटा वेटा वाले आ जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, क्ले की चीजें उछालते हैं और आपको उनको शूट करना होता है, उसको कहते हैं स्कीट। तो मिक्स स्कीट टीम के अंदर ब्रॉन्ज हमारी ये दोनों लोग मिलकर के लाए हैं। कौन कौन है? राइजा ढिलन एंड गुरजोत खंगूरा। ओके, और फिर शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं फटाफट से, फिर रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट न्यूज में पहला देखिएगा, 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ हुई है जी? गांधीनगर, गुजरात के अंदर हुई है। और जो अमित शाह हैं उन्होंने इसके अंदर अपना एड्रेस या वक्तव्य दिया है। दूसरी न्यूज आ रही है कि इंडिया की एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ACMA और जापानीज एक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री की कंपनी है, मेजर है IHI, उनके बीच में एक डील साइन हुई है कि, और अभी तक की लार्जेस्ट डील मानी जा रही है, 4 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया इंडिया सप्लाई करेगा जापान को। ये कंपनी इंडिया की इस कंपनी को सप्लाई करेगी। एक्मे की जो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट है वो गोपालपुर ओडिशा के अंदर है, यहाँ प्रोडक्शन होगा और उसका सप्लाई जापान के अंदर होगा। तो इंटरनेशनली बहुत हाई डिमांड होती है ग्रीन अमोनिया की, तो इंडिया अब बना करके बाहर भेजेगा, शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है जी, चलिए। सो ये सब हमने पढ़िया, बहुत सारी न्यूज़ थी पर सब इंपॉर्टेंट थी, है ना। आई डू नॉट वांट टू डू इनजस्टिस कि मैं कुछ भी छोड़ दूं जस्ट बिकॉज मुझे सेशन आपका छोटा रखना है। डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। चलिए रिवीजन सेशन की तरफ मूव करेंगे। जो भी पढ़ा है पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और इसके बाद आप टेलीग्राम पे भी जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको रिवीजन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस की क्विज डेली डाली जाती है और यहाँ से अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ हो सकता है सेम भी मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी कॉन्फर्ड विद BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा?
व्हाट इज द राइट आंसर? रवि शास्त्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट इज कच्ची खरक कल्टिवेटेड? कच्ची खरक जो है, जो एक खजूर है, कहाँ इंडियन स्टेट में कहाँ कल्टिवेट की जाती है और उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो आंसर विल बी कच्छ. कहाँ है भाई? गुजरात में, तो कच्ची खरक गुजरात हो जाएगा. विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन खंजर एक्सरसाइज? खंजर एक्सरसाइज जो है, अभ्यास है, उसमें कौन से दो देशों ने भाग लिया? खंजर एक्सरसाइज, सोचिएगा ढंग से. इंडिया एंड किर्गिस्तान. किर्गिस्तान, बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु वन द मिक्स्ड स्कीट टीम? अभी पढ़ा ये तो. ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024, जो कि हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें मिक्स्ड स्कीट टीम ब्रॉन्ज मेडल. कौन सा डुओ है हमारा जो लेकर के आया है? बताइए. बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर तो, राइजा ढिलन एंड गुरजोत खंगुरा जी. ओके, अगला देखिएगा. हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, इसको चुना गया है. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस डेज के लेते हैं, बहुत सारे आज नहीं लेंगे, सेशन बड़ा है क्योंकि ऑलरेडी. चलिए, सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ शिवराज वी पाटिल्स ऑटोबायोग्राफी? अब देखिए, मैंने आपको बताए थे दो शिवराज पाटिल जी हैं, एक हमारे पॉलिटिशियन थे, एक हमारे जस्टिस थे. तो अब ऑप्शन से आप पता लगा लीजिए किसकी बात हो रही है. जस्टिस शिवराज पाटिल जी की बात हो रही है. सो जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? आत्मकथा का क्या नाम है? टाइम स्पेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. देन what is the name of Crew Dragon capsule used in AX-3 mission to International Space Station? पहली बार तुर्की का एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया और वो AX-3 मिशन के तहत गया. और उस मिशन के तहत जिस कैप्सूल में बैठ करके सब लोग गए हैं, उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है. बताइए क्या नाम है? द नाम इज फ्रीडम. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन? ये जो किताब है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, ये लिखी किसने है? आंसर इज अरूप कुमार दत्ता जी ने लिखी है. एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर द डे. दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे. जल्दी से आंसर लिखिएगा और आई होप सब क्लियर हो गया है. टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से ले लीजिएगा. टेलीग्राम पे डेली क्विज होती है, अटेंड कीजिए. इंग्लिश की भी होती है और हमारी करंट अफेयर्स की भी होती है. अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.